व्यूअर्स कृपया ध्यान दें, बेल आइकॉन दबाएं और एड्यूरेका हिंदी यूट्यूब चैनल की कोई वीडियो मिस ना करें। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एड्यूरेका के हिंदी चैनल में। तो आज हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। इस पाइथन ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे पाइथन के कुछ फंडामेंटल्स और ये आपको हेल्प करेगा इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को और अच्छे से समझने में। तो आज के सेशन का फोकस यही होगा कि कैसे आप इजी वेज में पाइथन सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के टॉपिक के एजेंडा के साथ। तो पहले हम बात करेंगे पाइथन के बारे में, फिर हम देखेंगे कैसे पाइथन इंस्टॉल करते हैं एंड कैसे ये काम करता है। उसके बाद हम देखेंगे पाइथन का एक ओवरव्यू एंड बताएंगे कि पाइथन में कोड लिखना कितना आसान होता है। और फिर फाइनली हम पाइथन के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे कोड्स के साथ एंड कैसे वो काम करते हैं। तो शुरू करते हैं पहले पाइथन के इंट्रोडक्शन के साथ। ये तो सबको पता है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट ये एक बहुत ही पावरफुल हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बनाया था गुडो वैन रॉसम ने। और ये पाइथन नाम भी एक टीवी शो से इंस्पायर था जो रॉसम को बहुत पसंद था। तो आगे बढ़ते हैं। पाइथन एक बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, लेकिन क्यों? कुछ साल पहले लोगों ने ये अज्यूम किया था पाइथन फ्यूचर में बहुत बड़ी चीज बनने वाली है, और ऐसा हुआ भी। अभी पाइथन एक बहुत फेमस और पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जब भी हम कोई नया लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं, उस लैंग्वेज को अच्छे से समझना और कैसे यूज करते हैं वो जानना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट पाइथन एक बहुत ही इजी लैंग्वेज है। इसको सीखने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता एंड ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं आती। अगर मुझे कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट करना पड़े सीखने के लिए, तो डेफिनेटली मैं पाइथन सिलेक्ट करूंगी, क्योंकि ये सीखना सबसे आसान होगा। अगर आप प्रोग्रामिंग में एक बिगिनर हो तो पाइथन सबसे इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए, और इसका सिंटैक्स भी बहुत सिंपल है समझने में। ये एक रीजन है कि लोग पाइथन को चूज करते हैं दूसरे लैंग्वेज के कंपैरिजन में। पाइथन के लाखों हैप्पी लर्नर्स हैं इस दुनिया में, क्योंकि ये बहुत सिंपल और इजी है। आई होप कि आज इस पाइथन ट्यूटोरियल के बाद आपको भी पता चल जाएगा कि पाइथन इतना पॉपुलर क्यों है। तो पाइथन के कुछ यूनिक फीचर्स है जो इसे बहुत पॉपुलर बनाता है। देखते हैं ऐसे कुछ यूनिक फीचर्स पाइथन के। तो पहला फीचर ये है कि पाइथन एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है और इसे सीखना बहुत इजी है। इस लैंग्वेज का सिंटैक्स पढ़ने, लिखने और समझने में बहुत सिंपल है दूसरे लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस या फिर सी शार्प। अब पाइथन में प्रोग्राम लिखना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें आपको सिंटैक्स में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, और बिगिनर्स के लिए पाइथन एक बहुत ही फेवरेबल लैंग्वेज है। दूसरा फीचर ये है कि पाइथन एक फ्री और ओपन सोर्स लैंग्वेज है, क्योंकि पाइथन को आप फ्री में यूज और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कमर्शियल यूज के लिए भी। और सिर्फ यही नहीं, आप पाइथन के सोर्स कोड्स को भी चेंज कर सकते हैं। पाइथन कम्युनिटी का यही मोटिव है कि हर एक नए वर्जन में कुछ अलग और नया हो। अब तीसरा फीचर है पोर्टेबिलिटी। पाइथन प्रोग्राम्स को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में मूव कर सकते हैं और उस प्रोग्राम को रन भी कर सकते हैं बिना किसी चेंजेस के। ये हर एक प्लेटफॉर्म में इजीली रन कर सकता है, जैसे कि विंडो, मैक ओएस और लिनक्स। अब नेक्स्ट फीचर है एक्सटेंडेबल एंड एम्बेडेबल। तो अगर किसी एप्लीकेशन को हाई परफॉर्मेंस की जरूरत है, हम पाइथन कोड्स को किसी भी सी या सी प्लस प्लस कोड पीसेस के साथ कंबाइन कर सकते हैं एक हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन के लिए। अगला फीचर ये है कि पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेजेस में मेमोरी मैनेजमेंट और गार्बेज कलेक्शन एक मुश्किल टास्क है, लेकिन पाइथन में ये सब बहुत इजीली हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, जैसे ही हम एक पाइथन कोड रन करते हैं, ये ऑटोमेटिकली उस कोड को कन्वर्ट कर देता है जो आपका कंप्यूटर समझ सके। अब नेक्स्ट फीचर है लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, जिससे प्रोग्रामर को बहुत आसानी होती है कोड लिखने में। एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपको एक MySQL डेटाबेस कनेक्ट करना हो एक वेब सर्वर पे, तो आपको बस import MySQL DB सिंटैक्स यूज करना है इस लाइब्रेरी के लिए। और पाइथन के सारे लाइब्रेरीज टेस्टेड हैं, तो एप्लीकेशन ब्रेक होने का भी कोई डर नहीं रहेगा। फाइनली अगला फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो पाइथन में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना इजी होता है,
क्योंकि आप उन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को स्मॉलर सेट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये थे पाइथन के कुछ यूनिक फीचर्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको पाइथन क्यों सीखना चाहिए। तो पाइथन बेसिकली एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट जिसमें जैंगो और बॉटल यूज होता है, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस भी कर सकते हैं ऑरेंज और सिंपल नंपाई के साथ, और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी है जो पाई गेम जैसे एप्स में यूज होता है। अब पाइथन का सिंटैक्स बहुत आसान होता है और इसमें कोड्स भी बहुत छोटे होते हैं। इससे ये फायदा होता है कि प्रोग्रामर को सिंटैक्स में ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता और वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में फोकस कर सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं चार और ऐसे रीजंस के बारे में कि क्यों आपको पाइथन सीखना चाहिए। तो पहला रीजन ये है कि पाइथन में कोड लिखना बहुत मजेदार है क्योंकि इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं किया है, फिर भी आपको ये कोड देखते ही समझ आ जाएगा कि ये प्रोग्राम दो नंबर्स ऐड करने के लिए और इस वैल्यू को प्रिंट करने के लिए है। दूसरा रीजन ये है कि पाइथन में वेरिएबल टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है और उसमें सेमीकोलन यूज करना भी जरूरी नहीं है। लेकिन पाइथन में सही इंडेंटेशन फॉलो करना बहुत जरूरी है और यही रीजन है कि पाइथन एक बहुत इजी लैंग्वेज है बिगिनर्स के लिए। नेक्स्ट रीजन ये है कि पाइथन में आप ग्रेटर फंक्शनैलिटी प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, वो भी बहुत कम लाइनों में। अब पाइथन बेसिक्स सीख जाने के बाद आपको पता चलेगा कि ये लैंग्वेज क्या क्या कर सकता है। एक टिक टैक टो गेम भी है जो बस 500 लाइन का है जो पाइथन में लिखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, पाइथन की सपोर्टिंग कम्युनिटी बहुत बड़ी है और बहुत ऐसे एक्टिव फोरम्स है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हुआ इस लैंग्वेज में। एड्यूरेका में आपको ऐसे बहुत वीडियोस और ब्लॉग्स मिल जाएंगे जो आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डाउट हुआ या प्रॉब्लम आई पाइथन सीखने में। तो ये था पाइथन का ओवरव्यू और कुछ रीजन कि आपको पाइथन क्यों सीखना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पाइथन इंस्टॉलेशंस और रनिंग कैसे होते हैं। अब पाइथन का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर बहुत सिंपल और इजी है। कुछ 5-6 स्टेप्स हैं जिससे आप पाइथन इंस्टॉल कर सकते हैं। पहले आपको पाइथन के ऑफिशियल डाउनलोड पेज में जाकर डाउनलोड पाइथन 3.6 पे क्लिक करना है। और भी नए वर्जन्स अवेलेबल हो सकते हैं, तो जो भी लेटेस्ट वर्जन हो उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब डाउनलोड कंप्लीट हो गया हो तो बस फाइल को डबल क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस फॉलो कीजिए इंस्टॉल करने के लिए। जब पाइथन इंस्टॉल हो जाता है तब उसके साथ आइडल नाम का एक प्रोग्राम भी इंस्टॉल हो जाता है जो कि GUI प्रोवाइड करता है ग्राफ्स के लिए। और आइडल में फाइल क्रिएट करने के लिए फाइल ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए इन न्यू विंडो और अपना फाइल क्रिएट कर लीजिए। फिर वहां पे आप अपना पाइथन कोड लिख सकते हैं और उसको .py एक्सटेंशन के साथ सेव कर ले। बस उसके बाद मॉड्यूल में जाके अपना कोड रन कर सकते हैं। एक और वे है ये करने के लिए जो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। गूगल कोलैबोरेटरी बोल के एक प्लेटफॉर्म है जो कि जुपिटर नोटबुक जैसा ही है और क्लाउड में होस्टेड है। ये कोड इंस्टेंटली ड्राइव पे सेव हो जाएगा और आप ये कहीं भी कैरी कर सकते हैं अपने साथ। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या फिर IDEs जो हम यूज कर सकते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के लिए। तो पाईडेव, पाईचार्म, नोटपैड प्लस प्लस कुछ ऐसे IDEs हैं जो हम यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास मैक है तो आप ब्लूफिश यूज कर सकते हैं। कोमोडो और VIM भी ऐसे कुछ IDEs हैं जो हम पाइथन कोडिंग के लिए यूज करते हैं। तो अब देखते हैं कि कंपाइलिंग और इंटरप्रेटिंग क्या होता है। जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पे, पाइथन को हम डायरेक्टली इंटरप्रेट कर सकते हैं मशीन इंस्ट्रक्शन पे, पर ये कंपाइलेशन कैसे होता है। तो अगर हमारे पास एक सोर्स कोड है जावा में, जैसे कि hello.java, जो कि बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाता है और hello.class बन जाता है। अब ये hello.class किसी भी मशीन में चल सकता है और हमें उसका आउटपुट भी मिल जाएगा। तो ये होता है कंपाइलेशन। अब इंटरप्रिटेशन कंपाइलेशन से थोड़ा अलग होता है। अगर हमारे पास एक सोर्स कोड है जैसे कि hello.py, तो वो डायरेक्टली हमें एक आउटपुट दे देता है बिना कोई एग्जीक्यूशन फेज के, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो ये था कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन में डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो आपको पाइथन सीखने में हेल्प करेगा। तो पहले बात करते हैं एक्सप्रेशंस के बारे में। एक्सप्रेशन एक डेटा वैल्यू है या फिर एक सेट ऑफ एक्सप्रेशन है जो वैल्यू कंप्यूट करने में आपकी हेल्प करेगा।
कोई भी एक्सप्रेशन जैसे कि 1+4 × 3 भी एक एक्सप्रेशन है जिसका हम आउटपुट निकाल सकते हैं। अब ऑपरेटर्स में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिविजन। मॉड्यूलस ऑपरेटर्स भी होते हैं जो रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंस के बारे में। तो 1+3 × 4 13 होता है, लेकिन अगर हम 1+3 को पैरेंथेसिस के अंदर डाल दें तो इसकी वैल्यू चेंज होके 16 हो जाती है, क्योंकि तब पहले 1+3 कैलकुलेट होता है जो कि 4 है और फिर हम उस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ। तो ये था प्रेसिडेंस। अब देखते हैं कुछ बेसिक मैथ कमांड्स जो पाइथन में अवेलेबल है। तो पहला है एबीएस जो एब्सोल्यूट वैल्यूज डिफाइन करती है। नेक्स्ट है सीलिंग। सीलिंग से हम नंबर्स को राउंड अप करते हैं। जैसे कि अगर कोई नंबर है 1.5 तो सीलिंग उसको राउंड अप करके 2 बना देती है। नेक्स्ट है कोसाइन। अब इस कमांड से हम कोसाइन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इन रेडियन। अगला कमांड है फ्लोर। तो फ्लोर बेसिकली सीलिंग का ऑपोजिट है। और भी बहुत सारे ऐसे मैथ कमांड्स हैं जैसे कि log to the base 10, max और min, जिससे हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। राउंड कमांड से हम एक नंबर को उसके नियरेस्ट होल नंबर पे राउंड अप कर सकते हैं। जैसे कि अगर 1.9 है तो उसे हम राउंड अप कर सकते हैं एज 2, और अगर वो वैल्यू 1.1 है तो उसे हम 1 पे राउंड अप कर सकते हैं। साइन और स्क्वायर रूट भी दो ऐसे मैथ कमांड्स हैं। पाइथन में दो और कॉन्स्टेंट्स हैं जैसे कि e जिसका वैल्यू है 2.718 और पाई जिसका वैल्यू है 3.1415। तो ये थे कुछ मैथ कमांड्स। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वेरिएबल्स क्या है। तो वेरिएबल हमें नेम्ड मेमोरी प्रोवाइड करती है जिसमें हम वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि कोई एक्सप्रेशन है और उसका रिजल्ट कंप्यूट करना है हमें, तो हम उसे एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x = 5 है और GPA = 3.14। तो यहाँ पे x और GPA दोनों वेरिएबल नेम्स है। 5 और 3.14 उन वेरिएबल्स के वैल्यूज है और उस वेरिएबल के वैल्यू को हम एक एक्सप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ डेटा टाइप्स पाइथन में। तो पहला डेटा टाइप है इंटीजर। तो ये डेटा टाइप हम यूज करते हैं नंबर्स के लिए। अगर हम एक इंटीजर में कोई फ्लोटिंग वैल्यू स्टोर करेंगे तो ये सिर्फ पॉइंट से पहले वाला पार्ट कंसिडर करेगा और पॉइंट के बाद जो भी है उसको डिस्कार्ड कर देगा। अब फ्लोट डेटा टाइप यूज होता है फ्लोटिंग नंबर्स के लिए। ये इंटीजर का ऑपोजिट है जो पॉइंट के बाद वाले वैल्यूज को भी कंसिडर करता है। नेक्स्ट डेटा टाइप है स्ट्रिंग्स। अब पाइथन में हम सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स का यूज करते हैं स्ट्रिंग के लिए। हम ट्रिपल डबल कोट्स भी यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स के लिए। तो ये थे पाइथन के कुछ डेटा टाइप्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाइट स्पेस के बारे में। ये बस एक ब्लैंक स्पेस है, बट ये पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में कोड लिखने के लिए। हमें नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए हमेशा स्लैश यूज करना होता है। पाइथन में कोई ब्रेसेस नहीं है ब्लॉक्स अलग करने के लिए, तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक प्रॉपर इंडेंटेशन फॉलो करें। पाइथन में हम कोलोन्स यूज करते हैं न्यू ब्लॉक्स के लिए, जैसे कि फंक्शन डेफिनेशंस और क्लॉजेस। अब देखते हैं कमेंट्स कैसे लिखते हैं पाइथन में। अब कमेंट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं कोड समझने के लिए। तो पाइथन में हम बस हैश यूज करते हैं कमेंट्स लिखने से पहले। जब हम हैश यूज करते हैं तो वो पूरी लाइन इग्नोर हो जाती है क्योंकि वो एक कमेंट बन जाता है। तो अब देखते हैं असाइनमेंट्स क्या होता है पाइथन में। तो आपको पता है कि हम वेरिएबल्स में वैल्यू कैसे डिक्लेयर करते हैं। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स एक रेफरेंस क्रिएट करती है सारे वेरिएबल नेम्स के लिए। तो पाइथन में नेम्स इंट्रिंसिक टाइप नहीं होते हैं, बट ऑब्जेक्ट्स के टाइप्स होते हैं। तो पहले हम एक नाम क्रिएट करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड में। वो रेफरेंस फिर डिलीट हो जाता है वाया गार्बेज कलेक्शन जब कुछ भी आउट ऑफ स्कोप पास होता है। तो अब बात करते हैं ऐसे कुछ बड़े कंपनीज के बारे में जो पाइथन यूज करते हैं। गूगल, नासा, फायरफॉक्स, फेसबुक, यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स जैसे कुछ बहुत बड़े कंपनीज पाइथन यूज करते हैं अपने एप्लीकेशंस के लिए। तो चलिए अब देखते हैं पाइथन के कुछ नेमिंग रूल्स। तो पाइथन नेम्स केस सेंसिटिव होते हैं एंड कोई भी नाम नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। हम या तो लेटर या फिर अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। अब पाइथन में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जैसे कि एंड, असर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू और भी बहुत हैं
जो हम वेरिएबल नेम्स में यूज नहीं कर सकते। अगर ये रिजर्व्ड वर्ड्स यूज किए आपने अपने वेरिएबल नेम के लिए, तो आपको ये एरर दिखाएगा। तो पाइथन में 3 रेकमेंडेड नेमिंग कन्वेंशंस हैं। ये नेमिंग कन्वेंशंस हमारा काम आसान करने के लिए बनाए गए हैं। हम जॉइंट अंडरस्कोर लोअर यूज करते हैं फंक्शंस, मेथड्स और एट्रीब्यूट्स के लिए। ऑल कैप्स भी यूज कर सकते हैं कॉन्स्टेंट्स के लिए। एक और है स्टडली कैप्स, जो हम यूज करते हैं क्लासेस के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक इजी वे असाइनमेंट्स के लिए। अब पाइथन में हम एक से ज्यादा वेरिएबल नेम्स साथ में असाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे x का वैल्यू होगा 2 और y का वैल्यू है 3। इसमें स्वैपिंग भी बहुत इजी हो जाता है। हम x और y की पोजीशंस चेंज करके उन दोनों की वैल्यूज इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि x, y इक्वल्स टू y, x, जिससे इन दोनों की वैल्यूज स्वैप हो जाएंगी। हम वैल्यूज को चेन्ड असाइनमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि a, b और x की वैल्यू सेम हो, तो आप a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, जिससे कि a, b और x तीनों की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि नॉन एग्जिस्टेंट नेम्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं पाइथन में। अगर हम कोई भी नेम एक्सेस करना चाहते हैं, उसके प्रॉपरली क्रिएट होने से पहले ही तो एक एरर रेज हो जाता है। लेकिन जब हम फिर से उस वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट हो जाता है और एरर हट जाता है। अब देखते हैं कास्टिंग क्या होता है। तो कास्टिंग एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिससे हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इंट टू फ्लोट या फिर फ्लोट टू इंट कन्वर्जन करना हो पाइथन में, तो आप कास्टिंग यूज कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं जहां कास्टिंग यूज कर सकते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि अगर x की वैल्यू int 1 है, तो आउटपुट भी 1 होगा। और अगर हम int 2.8 असाइन कर रहे हैं, तो ये सिर्फ 2 प्रिंट करेगा क्योंकि इंटीजर टाइप है। नेक्स्ट z में भी हमने int 3 वैल्यू लिखा है, बट 3 हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है। बट ये फिर भी इसको 3 एज अ नंबर ही प्रिंट करेगा क्योंकि हमने int डिक्लेयर किया हुआ है। सेम नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में जहां हमने फ्लोट यूज किया है, फर्स्ट x की वैल्यू है फ्लोट 1, तो इसके आगे एक 0.0 लग जाएगा क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है। और बाकी x, y, z, w सारे वैल्यूज एज फ्लोट वैल्यूज ही प्रिंट होंगे। थर्ड एग्जाम्पल में x, y, z तीनों की वैल्यूज एक स्ट्रिंग में ही प्रिंट होंगे। जैसे कि एक सिंगल कोट या डबल कोट से हम एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करते हैं, तो तीनों के आउटपुट्स हमें एक स्ट्रिंग में ही मिलेंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पाइथन एक बहुत ही इजी और सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और पाइथन में कोड लिखना बहुत ही आसान है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोडिंग इन पाइथन। यहाँ पे मैं गूगल कोलैबोरेटरी यूज करूंगी पाइथन कोड्स एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपना गूगल कोलैबोरेटरी कनेक्ट कर लिया है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग्स के साथ। तो जैसे आपको मैंने बताया था कि पाइथन में डबल कोट और सिंगल कोट सेम है, दोनों ही स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला एग्जांपल ये है कि हमने एक वेरिएबल a लिया है जिसमें हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है एज हेलो वर्ल्ड, और प्रिंट के टाइम हमने लिखा है a1। तो देखते हैं ये a1 क्या प्रिंट करता है। तो आप देख सकते हैं a1 ने e प्रिंट किया है। अब आप सोच रहे होंगे e क्यों? बिकॉज पाइथन में हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ना कि 1 to n। यहाँ पे हम 0 to n-1 तक जाते हैं। तो यहाँ पे h की वैल्यू है 0, e की वैल्यू है 1, l की वैल्यू है 2 एंड सो ऑन। तो जब भी हम a1 प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें e एज एन आउटपुट मिल रहा है। अब देखते हैं कैसे हम एक सब स्ट्रिंग को प्रिंट कर सकते हैं। तो एक और वेरिएबल b है जहां हमने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है एज हेलो वर्ल्ड। अब हम प्रिंट करेंगे b2:5। अब देखते हैं ये 2:5 क्या है। तो इससे हम सिर्फ पोजीशन 2 से लेके पोजीशन 5 तक ही प्रिंट करेंगे। अब देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है जब हम ये कोड रन करते हैं। तो जैसे ही हमने ये प्रिंट किया, हमारा आउटपुट है LLO, दैट इज हमारे पोजीशन 2 से 5 तक ही प्रिंट हुआ है। अब 5 यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगा, तो हमें सिर्फ 2, 3, 4 ही दिखेगा आउटपुट में। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिप मेथड। अब ये स्ट्रिप मेथड हमारे व्हाइट स्पेसेस रिमूव करता है स्ट्रिंग के बिगिनिंग या फिर एंड से। तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है जब हम ये कोड रन करते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास डबल कोट्स के बाद स्पेस है, फिर हेलो कॉमा वर्ल्ड और फिर स्पेस और डबल कोट है। तो जब हम ये प्रिंट करेंगे तो सारे व्हाइट स्पेसेस रिमूव हो जाएंगे। तो नेक्स्ट मेथड है लेन मेथड। अब लेन मेथड से हम एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग की वैल्यू है 13। तो जैसे ही हम प्रिंट LENA करते हैं, हमें आउटपुट मिलता है 13, जो कि हमारे स्ट्रिंग का लेंथ है। नेक्स्ट मेथड है द लोअर मेथड। अब लोअर मेथड से हम हमारे स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ये कोड रन करते हैं, हमारा पूरा हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग लोअर केस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है अपर। अब अपर मेथड लोअर का ऑपोजिट है। सो जैसे ही हम ये कोड रन करते हैं, हमारा पूरा हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड है रिप्लेस मेथड। अब जैसे कि हमारे स्ट्रिंग में अगर कोई भी कैरेक्टर या कोई भी वैल्यू हमें रिप्लेस करना हो, तो हम ये रिप्लेस मेथड यूज करेंगे। तो हम a.replace यूज करते हैं। जैसे कि अगर हमें हेलो वर्ल्ड में h को j से रिप्लेस करना हो, तो पहले हम स्ट्रिंग में h लिखेंगे और फिर उसको j से रिप्लेस करेंगे। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे, तो हमारा हेलो वर्ल्ड चेंज होके जेलो वर्ल्ड बन जाएगा और यहाँ पे हमारा h j से रिप्लेस हो जाएगा। अब नेक्स्ट है द स्प्लिट मेथड। अब स्प्लिट मेथड से हम एक स्ट्रिंग को सब स्ट्रिंग में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड, ये एक ही स्ट्रिंग है और अगर अब हमें इसे दो अलग अलग स्ट्रिंग्स में डिवाइड करना हो, तो हम ये स्प्लिट मेथड यूज करेंगे। तो ये स्प्लिट मेथड को कहीं भी अगर सेपरेटर मिल जाए, तो वो वहीं पे एक स्ट्रिंग को दो सब स्ट्रिंग्स पे स्प्लिट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है हेलो कॉमा वर्ल्ड। तो अगर हम ये कोड रन करेंगे, तो हमारे पास दो अलग सब स्ट्रिंग्स बन जाएंगे। पहला वाला होगा हेलो और दूसरा होगा वर्ल्ड। तो ये दोनों स्प्लिट होके दो अलग स्ट्रिंग्स बन जाएंगे यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे पाइथन लिस्ट्स। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं पाइथन ऑपरेटर्स क्या है। हम ये ऑपरेटर्स कॉमन मैथ ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ऑपरेटर्स पाइथन में। तो पहले बात करते हैं कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो कुछ कॉमन अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। सो प्लस से हम एडिशन करते हैं, माइनस से सब्ट्रैक्शन, फिर आता है मल्टीप्लिकेशन, फिर हमारे पास है डिविजन ऑपरेटर और फिर है मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है? जैसे कि अगर हम डिविजन कर रहे हैं 4/2, तो हमारा कोशेंट होगा 2, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर होगा 0। तो ये मॉड्यूलस वैल्यू वही रिमाइंडर वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशिएशन। ये हम यूज करते हैं किसी भी वैल्यू का पावर फाइंड करने के लिए। जैसे कि 2 पावर 2 होता है 4, तो ये ऑपरेटर यूज करते हैं हम एक्सपोनेंशिएशन वैल्यू के लिए। एक और ऐसा ऑपरेटर है जैसे कि फ्लोर डिविजन। सो ये थे कुछ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जैसे कि इक्वल, प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, ये सब कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होता है। जैसे कि पहला है इक्वल। सो अगर हम x इक्वल टू 5 लिखे, तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 5 डिक्लेयर कर दी है। अब ये प्लस इक्वल क्या है? तो अगर हमें ऐसा कुछ लिखना हो जैसे कि x इक्वल टू x प्लस 3, तो हम इसे शॉर्ट में x प्लस इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। सेम हम माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इनटू, एंड इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। लास्ट के दो है हमारे शिफ्ट इक्वल ऑपरेटर्स। तो अगर हमें x की वैल्यू शिफ्ट करनी हो लेफ्ट या फिर राइट, हम ये शिफ्ट ऑपरेटर यूज करेंगे। पहला वाला है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर, जहां हम x को शिफ्ट कर रहे हैं राइट, और दूसरा है हमारा लेफ्ट शिफ्ट। तो ये थे कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम देखेंगे कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जैसे कि इक्वल इक्वल हमें कंपेयर करने में हेल्प करता है। अगर हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना हो, जैसे कि x इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 5 है, और हमें चेक करना है कि x और y की वैल्यू सेम है कि नहीं, तो हम इक्वल इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं। दूसरा है हमारा नॉट इक्वल। तो ये इक्वल का ऑपोजिट है। जैसे कि अगर कोई दो वैल्यू सिमिलर ना हो, तब हम ये नॉट इक्वल ऑपरेटर यूज करते हैं। और भी कुछ ऐसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर लेस देन इक्वल टू। ये सब हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करने में हेल्प करता है।
नेक्स्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब एंड और नॉट तीन तरीके के कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं। तो एंड में अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होते हैं तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करती है, जैसे कि x लेस देन 5 एंड x लेस देन 10। और अगर हमारी x की वैल्यू सपोज 2 है तो ये कंडीशन हो जाएगा ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट है और कंडीशनल स्टेटमेंट। यहाँ पे कोई भी एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू हुआ तो ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करती है। और तीसरा है हमारा नॉट ऑपरेटर। अब नॉट ऑपरेटर बेसिकली रिजल्ट को रिवर्स कर देती है। अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। दो और ऐसे ऑपरेटर्स है पाइथन में, जैसे कि इज और इज नॉट। अब इस ऑपरेटर से हमें ट्रू वैल्यू मिलती है जब हमारे दोनों वेरिएबल्स सेम ऑब्जेक्ट हो, और इज नॉट ऑपोजिट होता है इज का। तो जैसे ही हमारे दो वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट नहीं हुए तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगी। तो x इज y पे हमें इज ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगी, और x इज नॉट y पे इज नॉट हमें ट्रू रिटर्न करेगी। अब हम देखेंगे कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स पाइथन में। तो बिटवाइज ऑपरेटर से हम बाइनरी नंबर्स को कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ऑपरेटर्स है एंड और एक्स और नॉट, जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट एंड साइन राइट शिफ्ट। अगर हमारे दोनों बिट्स की वैल्यू 1 है तो एंड ऑपरेटर बिट को 1 पे सेट कर देती है। और ऑपरेटर से अगर कोई भी एक बिट की वैल्यू 1 हुई तो वो वैल्यू 1 पे सेट हो जाती है। और जब हम XOR ऑपरेटर यूज करते हैं तब दोनों बिट्स में से कोई एक बिट ही सिर्फ 1 हो सकता है, तभी जाके ये बिट वैल्यू को 1 पे सेट कर देती है। और नॉट ऑपरेटर बेसिकली सारे वैल्यूज को इन्वर्ट कर देती है, जैसे कि कोई भी बिट वैल्यू 1 हो तो उसको 0 कर देती है और 0 को 1। अब ये जीरो फिल लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर जीरोस पुश करती है फ्रॉम द राइट और सारे लेफ्ट मोस्ट बिट्स हटा देती है। और साइन राइट शिफ्ट में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट बिट की कॉपीज को हम लेफ्ट से पुश करते हैं एंड राइट मोस्ट बिट को हम हटा देते हैं। तो ये थे कुछ ऑपरेटर्स पाइथन में। अब चलिए वापस चलते हैं कोडिंग में। अब हम देखेंगे पाइथन लिस्ट्स। तो लिस्ट बेसिकली एक कलेक्शन है जो ऑर्डर्ड और चेंजेबल होता है। इसमें डुप्लीकेट मेंबर्स भी अलाउड है। पाइथन लिस्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारा वेरिएबल नेम है दिस लिस्ट इक्वल टू एप्पल, बनाना, चेरी। तो ये तीनों हो गए हमारे लिस्ट के वैल्यूज, जिनको हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिक्लेयर किया है। तो जैसे ही हम ये लिस्ट को प्रिंट करेंगे हमें एप्पल, बनाना और चेरी एज आउटपुट मिल जाएगा। तो अब देखते हैं हम लिस्ट में कैसे आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक इंडेक्स नंबर को रेफर करेंगे जब भी हमें कोई एक आइटम एक्सेस करना होता है लिस्ट से। तो एक लिस्ट है हमारा जहाँ पे हमारे पास है एप्पल, बनाना और चेरी, और हम प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट दिस लिस्ट 1। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या होगा। तो जैसे ही हम ये रन करेंगे हमें आउटपुट मिलेगा बनाना, क्योंकि यहाँ पे भी लिस्ट में भी हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। तो एप्पल की वैल्यू है 0, बनाना की वैल्यू है 1 और चेरी की वैल्यू है 2। तो हमें आउटपुट में मिलेगा बनाना। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या हम कोई आइटम को चेंज कर सकते हैं या फिर आइटम की वैल्यू चेंज कर सकते हैं एक लिस्ट के अंदर। तो पाइथन में वैल्यू चेंज करना भी बहुत आसान है। देखते हैं यहाँ पे हम कैसे वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट है एप्पल, बनाना, चेरी। तो हम इस लिस्ट में बनाना की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं ब्लैक करेंट के साथ। तो ये हम करेंगे दिस लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर जैसे कि 1 जो हमारे बनाना की वैल्यू है, तो उसको हम रिप्लेस करेंगे ब्लैक करेंट के साथ और फिर इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे। तो अब हमारा आउटपुट होगा एप्पल, ब्लैक करेंट और चेरी। तो यहाँ पे बनाना की वैल्यू रिप्लेस हो गई है ब्लैक करेंट से। नेक्स्ट है लूप थ्रू अ लिस्ट। तो अब देखते हैं कैसे हम एक आइटम में फॉर लूप यूज कर सकते हैं। लूप यूज करके हम सारे आइटम्स को 1 बाय 1 प्रिंट कर सकते हैं इस लिस्ट में। तो जैसे ही हमने ये लिस्ट लिया एप्पल, बनाना और चेरी, हमने एक लूप यूज किया है फॉर x इन दिस लिस्ट और फिर हमने उस x वैल्यू को प्रिंट किया है। तो जैसे ही हम ये कोड रन करते हैं हमें बस हमारा लिस्ट मिल जाता है जहां हमारे सारे वैल्यूज मिल जाते हैं 1 बाय 1। अब नेक्स्ट है कि कैसे हम चेक करें कि कोई आइटम उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है या नहीं।
तो यहाँ पे एक लिस्ट हमने क्रिएट किया है, दिस लिस्ट एप्पल बनाना चेरी। अब हम कैसे चेक करेंगे कि कोई वैल्यू इस लिस्ट के अंदर है या नहीं? तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि इफ एप्पल इन दिस लिस्ट कोलोन प्रिंट यस एप्पल इज इन द फ्रूट्स लिस्ट, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि एप्पल हमारे लिस्ट में है या नहीं। इफ एप्पल इन दिस लिस्ट चेक करता है कि एप्पल नाम का कोई भी आइटम हमारे लिस्ट में अवेलेबल है या नहीं, तो जैसे ही उसको ये वैल्यू मिल जाती है, ये प्रिंट कर देगी यस एप्पल इज इन द फ्रूट्स लिस्ट। अब नेक्स्ट है कि हम कैसे लिस्ट की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम हमारा लेन मेथड यूज करेंगे, जिससे हमें हमारे लिस्ट की लेंथ मिल जाएगी। तो सेम यहाँ पे फिर से हमारा लिस्ट है एप्पल बनाना चेरी। तो जैसे ही हम प्रिंट लेन दिस लिस्ट करते हैं, हमें आउटपुट में मिलता है वैल्यू 3, बिकॉज हमारे लिस्ट के अंदर 3 आइटम्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमें टोटल लिस्ट की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे कि कितने आइटम्स प्रेजेंट है हमारे लिस्ट में, वो वैल्यू हमें मिल जाएगी लेन मेथड के थ्रू। अब देखते हैं कि क्या हम कोई दूसरा आइटम ऐड कर सकते हैं हमारे लिस्ट में या नहीं। तो हम ये कर सकते हैं अपेंड मेथड के हेल्प से। तो जैसे ही हम दिस लिस्ट डॉट अपेंड और वैल्यू लिखेंगे कोई भी, तो वो वैल्यू हमारे लिस्ट में भी ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ऑरेंज लिखा है, तो जैसे ही हम ये प्रिंट करेंगे, हमारी लिस्ट की वैल्यू चेंज होके हो जाएगी एप्पल बनाना चेरी ऑरेंज। तो हमने यहाँ पे ऑरेंज को हमारी लिस्ट में ऐड कर दिया है। और अगर हमें कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे ही हमारे वैल्यू को इंसर्ट करनी हो, तो हम उसका पोजीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लिखे दिस लिस्ट डॉट इंसर्ट 1 ऑरेंज, तो ये ऑरेंज हमारे इंडेक्स नंबर 1 पे आ जाएगी। तब हमारा लिस्ट हो जाएगा एप्पल ऑरेंज बनाना चेरी। अब देखते हैं कैसे हम एक वैल्यू रिमूव कर सकते हैं लिस्ट से। तो यहाँ पे हम पॉप मेथड यूज करेंगे कोई भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू रिमूव करने के लिए। और अगर हमने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की हो, तो हमारा लास्ट वैल्यू जो होगा लिस्ट में वो रिमूव हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे है एप्पल बनाना चेरी और हमने लिखा है दिस लिस्ट डॉट पॉप और कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की है, तो यहाँ पे जब भी हम ये कोड रन करेंगे, हमारा आउटपुट होगा एप्पल बनाना। ऑटोमेटिकली चेरी हमारे लिस्ट से पॉप आउट हो जाएगा। एक और मेथड है, जैसे कि हम रिमूव मेथड यूज कर सकते हैं कोई भी स्पेसिफिक आइटम को हमारे लिस्ट से रिमूव करने के लिए। तो जैसे ही हमने दिस लिस्ट डॉट रिमूव बनाना यूज कर लिया यहाँ पे, और ये कोड जैसे ही हम रन करेंगे, हमें सिर्फ एप्पल और चेरी की वैल्यूज मिलेंगी। बनाना ऑटोमेटिकली उस लिस्ट से रिमूव हो जाएगा। डेल कीवर्ड से हम पूरे लिस्ट को भी एक साथ डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने डेल दिस लिस्ट लिख दिया, तो पूरा का पूरा लिस्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। तो जब भी हम ये रन करेंगे, हमें कोई लिस्ट वैल्यू नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे लिस्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि सारे वैल्यूज डिलीट हो चुके हैं। एक और मेथड है जो कि है क्लियर मेथड। क्लियर मेथड भी लिस्ट को एम्प्टी कर देती है। तो जैसे ही हम दिस लिस्ट डॉट क्लियर यूज करते हैं, हमारी पूरी लिस्ट क्लियर हो जाती है और सारे वैल्यूज रिमूव हो जाते हैं। हम यहाँ पे लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हैं एक लिस्ट बनाने के लिए। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया है, दिस लिस्ट इक्वल्स टू लिस्ट एप्पल बनाना चेरी, और यहाँ पे हमने इसको डबल राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखा है इंस्टेड ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो जैसे ही हम ये प्रिंट करेंगे, हमें एक लिस्ट मिल जाएगी जहाँ पे हमारे वैल्यूज सेम ही रहेंगे, जैसे कि एप्पल बनाना और चेरी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लिस्ट्स कैसे यूज होते हैं पाइथन में। अब हम देखेंगे कुछ बिल्ट इन मेथड्स। पाइथन में ऐसे बहुत सारे बिल्ट इन मेथड्स हैं, जैसे कि अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड और भी बहुत सारे हैं। तो अपेंड हम यूज करते हैं कोई भी एलिमेंट को ऐड करने के लिए। कोई भी एलिमेंट जो हमें लिस्ट के एंड में ऐड करना हो, तो हम अपेंड यूज करते हैं। क्लियर बेसिकली सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देती है लिस्ट से। और कॉपी मेथड लिस्ट की एक कॉपी रिटर्न करती है। काउंट से हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर सकते हैं, और एक्सटेंड से हम एलिमेंट्स को लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं। इंडेक्स मेथड से हम फर्स्ट एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हैं एक स्पेसिफिक वैल्यू के साथ। और इंसर्ट मेथड यूज होता है कोई भी एक एलिमेंट ऐड करने के लिए कोई भी एक स्पेसिफिक पोजीशन में। पॉप मेथड बेसिकली यूज होता है कोई भी एलिमेंट रिमूव करने के लिए, और सेम रिमूव मेथड भी यूज कर सकते हैं हम आइटम रिमूव करने के लिए।
रिवर्स मेथड हम यूज करते हैं लिस्ट की ऑर्डर को रिवर्स करने के लिए और सॉर्ट यूज होता है लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए। तो अब हम देखेंगे पाइथन टपल्स क्या होता है। तो टपल बेसिकली एक कलेक्शन होता है जो ऑर्डर्ड होता है और अनचेंजेबल होता है। तो हमने देखा था लिस्ट ऑर्डर्ड और चेंजेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे टपल्स ऑर्डर्ड तो होते हैं लेकिन अनचेंजेबल होते हैं। और पाइथन टपल्स हम डिक्लेयर करते हैं राउंड ब्रैकेट से, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट से। तो यहाँ पे हमारे पास है दिस टपल इक्वल्स टू एप्पल बनाना चेरी। जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे हमें सेम लिस्ट मिलेगी जहाँ पे हमारे वैल्यूज होंगे एप्पल, बनाना और चेरी। तो अब हम देखते हैं कैसे हम टपल आइटम्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम कोई भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड उसे हम एक्सेस कर सकते हैं उस पर्टिकुलर आइटम को। जैसे कि यहाँ पे प्रिंट दिस टपल 1, तो इससे हमें आउटपुट मिलेगा बनाना, क्योंकि इंडेक्स 1 पे वैल्यू है बनाना। अब देखते हैं कि कैसे हम टपल वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। बट एक बार अगर टपल वैल्यू क्रिएट हो गया है, हम उस वैल्यू को दोबारा चेंज नहीं कर सकते क्योंकि टपल्स अनचेंजेबल होते हैं। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे हमें एरर दिखेगा या फिर हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि टपल्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं और लिस्ट हमारा सेम ही रहेगा और कोई वैल्यू इंटरचेंज नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम लूप थ्रू कर सकते हैं टपल में। तो ये भी लिस्ट जैसा ही है। तो जैसे ही हमने फॉर एक्स इन दिस टपल किया और प्रिंट एक्स किया, हमें हमारे लिस्ट वैल्यूज मिल गए, जैसे कि एप्पल, बनाना और चेरी प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर हम चेक कर सकते हैं कि नहीं कि कोई आइटम एग्जिस्ट करता है इस टपल में या नहीं। तो ये चेक करने के लिए हम इन कीवर्ड यूज करते हैं, जैसे कि इफ एप्पल इन दिस टपल। तो ये हमें रिटर्न करेगा कि एप्पल की वैल्यू हमारे लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। तो जैसे ही ये एप्पल वैल्यू हमें लिस्ट में मिल जाएगी, ये प्रिंट करेगा यस एप्पल इज इन द फ्रूट्स टपल। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हम टपल लेंथ को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये भी लिस्ट जैसा ही है। तो हम लेन मेथड यूज करके हमारे लिस्ट की लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने प्रिंट लेंथ दिस टपल किया, हमें हमारे टपल की लेंथ मिल जाएगी। यहाँ पे भी लेंथ है 3 बिकॉज हमारे पास 3 वैल्यूज है लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट है ऐड आइटम्स। बट टपल एक बार क्रिएट हो गया तो हम उस पे आइटम्स ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि टपल्स अनचेंजेबल होते हैं। तो जैसे ही हमारे पास ये लिस्ट है एप्पल, बनाना, चेरी, और अगर हमें कोई वैल्यू रिप्लेस करना हो, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है दिस टपल 3 इक्वल्स टू ऑरेंज, तो हम एक नया वैल्यू ऐड कर रहे हैं ऑरेंज। बट इससे एक एरर रेज हो जाएगा क्योंकि टपल में हम कोई भी वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हैं। अब टपल्स हमारे अनचेंजेबल होते हैं, सो हम इसमें से कोई भी आइटम रिमूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमारे पूरे टपल को एक साथ डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए हम डेल कीवर्ड यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमने डेल दिस टपल कर लिया तो हमारा पूरा टपल, जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी, सारे वैल्यूज डिलीट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट अगर हम इसे प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, फिर से एक एरर रेज हो जाएगा क्योंकि पूरा टपल ही यहाँ से डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे टपल कंस्ट्रक्टर्स। अब हम टपल कंस्ट्रक्टर यूज करके एक टपल बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने टपल यूज किया है डबल राउंड ब्रैकेट्स के साथ, और जब हम ये कोड प्रिंट करेंगे हमें हमारा सेम टपल वैल्यू मिलेगा एप्पल, बनाना और चेरी। तो वापस चलते हैं और देखते हैं दो ऐसे टपल मेथड्स पाइथन में। तो पहला मेथड है काउंट मेथड और दूसरा है इंडेक्स। काउंट से हमें ये पता चलता है कि कितनी बार एक स्पेसिफाइड वैल्यू ऑकर हो चुकी है एक टपल में। नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स मेथड। अब इंडेक्स मेथड एक स्पेसिफिक वैल्यू को ढूंढता है टपल में और उसकी पोजीशन रिटर्न करता है। तो जैसे ही हमें एप्पल, बनाना या चेरी में से कोई भी एक वैल्यू फाइंड करनी हो, तो हमें इंडेक्स मेथड से उसका स्पेसिफिक पोजीशन मिल जाएगा। तो ये था पाइथन टपल्स के बारे में। अब हम देखेंगे कि पाइथन सेट्स क्या होता है। तो सेट्स बेसिकली कलेक्शन होते हैं जिनका कोई ऑर्डर या इंडेक्स नहीं होता है। सेट्स में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं, ना कि स्क्वायर या फिर राउंड ब्रैकेट्स। तो पहले देखते हैं कि कैसे हम एक सेट को क्रिएट कर सकते हैं। ये लिस्ट और टपल जैसा ही है, बट यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। तो दिस सेट इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम हमारे लिस्ट के वैल्यूज डाल देंगे, जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी।
तो जैसे कि हमें पता है कि सेट अनऑर्डर्ड और अनइंडेक्स्ड होता है, तो हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा चेरी, बनाना, एप्पल, क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है या फिर इंडेक्स नंबर नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेस आइटम्स। अब हम सेट में आइटम्स को एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं होता है और सारे आइटम्स हमारे अनऑर्डर्ड होते हैं। बट हम लूप यूज कर सकते हैं आइटम्स को सेट करने के लिए, या फिर हम इन कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे फॉर लूप यूज किया है, जैसे फॉर एक्स इन दिस सेट, तो इससे हमें आउटपुट मिलेगा चेरी, बनाना, एप्पल। तो ये हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज दे रही है, लेकिन यहाँ पे कोई पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू या फिर ऑर्डर नहीं है। तो हम यहाँ पे लूप यूज करके भी हमारे सेट वैल्यूज प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि कैसे हम कोई वैल्यू चेक करें वो सेट में प्रेजेंट है या नहीं। और कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू चेक करने के लिए हम बस इन कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट बनाना इन दिस सेट। इससे पता चल जाएगा कि बनाना हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। जैसे कि यहाँ हमने प्रिंट बनाना इन दिस सेट किया है, तो ये हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी। अगर हमने हमारे सेट में बनाना को बनानास बना दिया और फिर से यही चीज प्रिंट किया, तब हमारा आउटपुट हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि हमारे सेट में वैल्यू है बनानास और हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे बनाना, तो इस वजह से ये वैल्यू हो जाएगा फॉल्स। अब सेट एक बार क्रिएट हो गया तो उसको हम चेंज नहीं कर सकते या फिर उसके आइटम्स को हम चेंज नहीं कर सकते, बट हम हमेशा नए आइटम्स ऐड कर सकते हैं हमारे सेट के अंदर। अब नए आइटम्स ऐड करने के लिए हम ऐड मेथड यूज करेंगे यहाँ पे। तो जैसे हमारा सेट है एप्पल, बनाना, चेरी, हम दिस सेट डॉट ऐड यूज करेंगे कोई एक नया आइटम ऐड करने के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है दिस सेट डॉट ऐड ऑरेंज, और फिर जैसे ही हम ये प्रिंट करेंगे इस सेट को, हमारे पास एक और वैल्यू ऐड हो जाएगी, जैसे कि एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज। हम अपडेट मेथड का हेल्प लेके मल्टीपल वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं हमारे सेट के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम हमारे सेट का लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लेन मेथड यूज करेंगे फिर से। तो अगर हम प्रिंट लेन दिस सेट करते हैं, तो फिर से हमें वैल्यू मिलेगा 3, क्योंकि हमारे सेट के अंदर 3 वैल्यूज प्रेजेंट है, एप्पल, बनाना और चेरी। तो ऐसे हम हमारे सेट का लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम कोई एक आइटम रिमूव कर सकते हैं हमारे सेट से। तो जैसे कि हमारे पास 3 वैल्यूज है हमारे सेट के अंदर, अगर हमें कोई भी एक रिमूव करना हुआ तो हम यूज करेंगे दिस सेट डॉट रिमूव। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे बनाना रिमूव करना हुआ, तो मैं लिखूंगी दिस सेट डॉट रिमूव बनाना, और जैसे ही मैं इस सेट को प्रिंट करूंगी, मेरे वैल्यूज आ जाएंगे एप्पल और चेरी, और बनाना हमारे सेट से रिमूव हो जाएगा। हम डिस्कार्ड मेथड भी यूज कर सकते हैं एक आइटम को रिमूव करने के लिए। तो अगर हम लिखें कि दिस सेट डॉट डिस्कार्ड बनाना, तब भी हमारा बनाना आइटम रिमूव हो जाएगा सेट से। हम पॉप मेथड भी यूज कर सकते हैं कोई एक आइटम रिमूव करने के लिए, बट क्योंकि सेट हमेशा अनऑर्डर्ड होता है, तो हमारे लिस्ट का लास्ट आइटम ही रिमूव होगा जब भी हम पॉप मेथड यूज करेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे दिस सेट डॉट पॉप यूज किया है, तो लास्ट आइटम जो कि चेरी है वो रिमूव हो जाएगा। तो अगर हम प्रिंट एक्स कर रहे हैं, तो वो हमें वो वैल्यू दिखाएगा जो हम पॉप कर रहे हैं। यहाँ पे चेरी पॉप हो रही है, तो पहले प्रिंट होगा चेरी, और फिर हमें मिलेगा हमारा सेट जहां से चेरी ऑलरेडी पॉप हो चुकी है, तो हमें सिर्फ बनाना और एप्पल ही मिलेगा हमारे सेट के अंदर। नेक्स्ट है क्लियर मेथड, जिससे हम हमारा पूरा सेट क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि दिस सेट डॉट क्लियर यूज करेंगे, तो पूरा सेट हमारा एम्प्टी हो जाएगा। तो जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे, हमें सेट के अंदर कोई भी आइटम या वैल्यूज नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सेट पूरा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है डिलीट। अब डिलीट कीवर्ड के हेल्प से हम हमारे पूरे सेट को डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि डेल दिस सेट। तो अगर हम इस सेट को फिर से प्रिंट करने की कोशिश करेंगे, हमें एक एरर दिखेगा, क्योंकि अब ये सेट एग्जिस्ट नहीं करता है और सारे वैल्यूज यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। सेट में भी हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं टू मेक अ सेट, जैसे ही हमने लिस्ट में यूज किया था या फिर टपल में यूज किया था, सेम हम सेट में भी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम डबल राउंड ब्रैकेट्स यूज करेंगे, जैसे कि दिस सेट इक्वल्स टू सेट और उसके अंदर हमारे सेट के सारे वैल्यूज।
तो जैसे ही हम इस कोड को प्रिंट करेंगे हमें सारे वैल्यूज दिख जाएंगे हमारे सेट के अंदर। तो चलिए देखते हैं अब कुछ ऐसे सेट मेथड्स जो पाइथन में अवेलेबल हैं। तो हमारे पास ऐड, क्लियर, कॉपी, डिफरेंस ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। ऐड मेथड यूज होता है कोई भी एक एलिमेंट ऐड करने के लिए। क्लियर यूज करते हैं कोई भी एलिमेंट अगर हमें सेट से रिमूव करना हो तब। कॉपी मेथड सेट की एक कॉपी रिटर्न कर देती है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस। अब डिफरेंस मेथड दो से ज्यादा सेट्स के बीच का डिफरेंस रिटर्न करती है। ऐसे ही हमारे पास है डिफरेंस अपडेट, डिस्कार्ड, इंटरसेक्शन, इस सबसेट एंड पॉप मेथड्स। डिस्कार्ड से हम कोई भी एक स्पेसिफिक आइटम रिमूव कर सकते हैं और इंटरसेक्शन यूज करके हम कोई भी दो अलग सेट का इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं। पॉप मेथड यूज करते हैं हम कोई भी एक चीज रिमूव करने के लिए हमारे सेट से। तो ये थे कुछ मेथड्स सेट्स में। अब हम फिर से कोड में वापस जाएंगे और बात करेंगे पाइथन डिक्शनरीज के बारे में। डिक्शनरी एक ऐसा कलेक्शन है जो अनऑर्डर्ड होता है, बट हम उससे चेंज भी कर सकते हैं और वो इंडेक्स्ड भी होता है। अब पाइथन डिक्शनरीज में हम कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। इसमें कीज और वैल्यूज होते हैं। लेफ्ट साइड में कीज होते हैं और राइट में वैल्यूज। तो ये है हमारा पहला डिक्शनरी का एग्जाम्पल, जहाँ पे हमने एक कार का एग्जाम्पल लिया है, जहाँ पे कार का ब्रांड, मॉडल और ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा है। तो देखते हैं जैसे ही हम इसे प्रिंट करते हैं हमें क्या वैल्यू मिलती है। तो हमें उस कार के सारे डिटेल्स मिल जाते हैं, जैसे कि ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सी है या फिर मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सी है। तो ये एक डिक्शनरी क्रिएट करता है जहाँ पे हमें सारे डिटेल्स पता होते हैं एक कार के बारे में। अब देखते हैं कि कैसे हम आइटम्स को एक्सेस कर सकते हैं डिक्शनरी में। तो यहाँ पे हम की नेम का यूज कर सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी आइटम एक्सेस करने के लिए। जैसे कि अगर हमें मॉडल की वैल्यू चाहिए तो हम x इक्वल्स टू दिस डिक्शनरी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मॉडल यूज करेंगे। तो इससे हमें मॉडल की वैल्यू पता चल जाएगी। तो जैसे ही हम ये रन करेंगे हमें हमारे कार का मॉडल दिख जाएगा। एक और ऐसा मेथड है जो है गेट मेथड, जिससे हमें सेम रिजल्ट मिल सकता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल्स टू दिस डिक्शनरी डॉट गेट मॉडल। ये हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, ये हम राउंड ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। इससे भी हमें सेम वैल्यू ही आउटपुट में मिलेगा। इससे भी हमें यही पता चलेगा कि हमारे कार का मॉडल कौन सा है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम वैल्यूज चेंज कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे भी हम की नेम रेफर करके कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हमारा ईयर 1964 से 2018 में चेंज करना चाहें तो यहाँ पे हम दिस डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ईयर इक्वल्स टू 2018 लिख सकते हैं और जैसे ही हम इसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ईयर वैल्यू चेंज हो जाएगी और 1964 से वो चेंज होके 2018 हो जाएगी। हम लूप भी यूज कर सकते हैं डिक्शनरी में, जैसे कि फॉर लूप। जैसे कि यहाँ पे हमने फॉर एक्स इन दिस डिक्शनरी यूज किया है और फिर प्रिंट एक्स किया है, तो यहाँ से हमें सारे वैल्यूज मिल जाएंगे वन बाय वन। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे हमें सारे वैल्यूज जैसे कि ब्रांड, मॉडल और ईयर जो हमारे डिक्शनरी के अंदर प्रेजेंट है वो मिल जाएंगे वन बाय वन। तो एक हम कीज सेपरेटली प्रिंट कर सकते हैं और एक हम वैल्यूज भी सेपरेटली प्रिंट कर सकते हैं। और अगर हमें दोनों साथ में प्रिंट करने हैं तो हम आइटम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जिससे हमें की और वैल्यू दोनों मिल जाएंगे साथ में। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे हमें हमारा ब्रांड, मॉडल, ईयर उनके वैल्यूज के साथ ही दिख जाएंगे। नेक्स्ट है कि कैसे हम चेक करें कि कोई की एग्जिस्ट करता है या नहीं डिक्शनरी के अंदर। तो यहाँ पे हम इन कीवर्ड यूज करते हैं। तो अगर मॉडल हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट है या नहीं ये चेक करना हो तो हम लिखेंगे इफ मॉडल इन दिस डिक्शनरी। तो जैसे ही हम ये इन कीवर्ड यूज करेंगे ये चेक करेगा कि ये पर्टिकुलर मॉडल या फिर ये की प्रेजेंट है भी या नहीं हमारे डिक्शनरी में। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे हमें आउटपुट मिलेगा यस, मॉडल इज वन ऑफ द कीज इन दिस डिक्शनरी, क्योंकि मॉडल ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे डिक्शनरी के अंदर। नेक्स्ट हम कैसे डिक्शनरी का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी हम लेंथ मेथड यूज करेंगे। तो जैसे ही हम प्रिंट लेंथ दिस डिक्शनरी करते हैं हमें हमारे डिक्शनरी का लेंथ मिल जाएगा। अब ये लेंथ हमें देगा नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। तो जैसे कि हमारे पास है ब्रांड, मॉडल और ईयर, तीन वैल्यूज,
तो ये हमें आउटपुट में देगा 3, बिकॉज हमारे पास 3 वैल्यूज है हमारे डिक्शनरी के अंदर। अब देखते हैं कैसे हम आइटम्स ऐड कर सकते हैं एक डिक्शनरी में। तो जैसे हमारे पास ब्रांड, मॉडल और ईयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और अगर हमें एक नया की ऐड करना हो जैसे कि कलर, तो हम इसको लिखेंगे दिस डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कलर, और सपोज उसकी वैल्यू हमने दी है रेड। तो अब देखते हैं कि जैसे हम ये प्रिंट करते हैं ये ऐड होता है या नहीं। तो जैसे ही हम ये कोड रन करते हैं, हमारे ब्रांड, मॉडल और ईयर के साथ एक और की ऐड हो जाता है, दैट इज कलर। तो ये था आइटम ऐड करना। अब हम देखते हैं कि कैसे हम एक आइटम रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम पॉप मेथड का यूज कर सकते हैं कोई भी एक स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करने के लिए। तो अगर हमें मॉडल की को हटाना हो, तो हम लिखेंगे दिस डिक्शनरी डॉट पॉप मॉडल। तो नेक्स्ट हम जैसे ही इस कोड को रन करेंगे, हमें सिर्फ ब्रांड और ईयर दिखेगा हमारी डिक्शनरी के अंदर, क्योंकि मॉडल ऑलरेडी पॉप आउट हो चुका है। अगर हम पॉप आइटम मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे लास्ट इंसर्टेड आइटम को रिमूव कर देगा। जैसे कि यहाँ पे हमने पॉप आइटम यूज किया है और हमारा लास्ट की है ईयर, तो जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे, हमें सिर्फ ब्रांड और मॉडल दिखेगा और ईयर ऑलरेडी पॉप आउट हो जाएगा हमारे डिक्शनरी से। नेक्स्ट है हमारा डिलीट कीवर्ड। अब ये कीवर्ड यूज करके हम कोई भी एक स्पेसिफिक की को डिलीट कर सकते हैं हमारी डिक्शनरी से। जैसे कि हमने यहाँ पे हमारे मॉडल की को डिलीट किया है, डिलीट दिस डिक्शनरी मॉडल यूज करके। तो जैसे ही हम इस कोड को प्रिंट करेंगे, हमें सिर्फ ब्रांड और ईयर दिखेगा और मॉडल डिलीट हो जाएगा हमारी डिक्शनरी से। डिलीट कीवर्ड से हम हमारे पूरे डिक्शनरी को भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे डिलीट दिस डिक्शनरी किया है, तो अगर हम प्रिंट करेंगे तो एरर दिखेगा, क्योंकि हमारा पूरा डिक्शनरी ऑलरेडी डिलीट हो चुका है एंड कोई भी की या वैल्यू अब इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। और नेक्स्ट है हमारा क्लियर कीवर्ड। इससे हम हमारी डिक्शनरी को एम्प्टी कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने क्लियर कीवर्ड यूज कर लिया, सारे वैल्यूज ऑटोमेटिक वहां से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट है डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर। जैसे ही हमने लिस्ट और टपल में और सेट में यूज किया था, सेम डिक्शनरी में भी हम कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं एक डिक्शनरी बनाने के लिए। बट यहाँ पे हम कोलोन यूज नहीं करेंगे। जैसे ही हम डिक्लेयर कर रहे हैं एक की और वैल्यू, हम इक्वल टू और स्ट्रिंग लिटरल्स यूज करेंगे। तो जैसे ही हम इस कोड को प्रिंट करेंगे, हमें फिर से वही हमारे डिक्शनरी के अंदर ब्रांड, मॉडल और ईयर दिख जाएगा। तो अब देखते हैं कुछ डिक्शनरी मेथड्स जो पाइथन में प्रेजेंट है। तो हमारे पास है क्लियर मेथड, कॉपी, फ्रॉम कीज, गेट और ऐसे बहुत सारे। तो क्लियर से हम हमारे सारे एलिमेंट्स हटा सकते हैं हमारे डिक्शनरी के। कॉपी से हम डिक्शनरी को कॉपी कर सकते हैं। फ्रॉम कीज मेथड एक डिक्शनरी का कोई भी स्पेसिफिक की और वैल्यू रिटर्न करता है। गेट मेथड से हम कोई भी एक स्पेसिफिक की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। आइटम से हम कोई भी एक की वैल्यू पेयर रिटर्न कर सकते हैं। और कीज मेथड से हमें एक लिस्ट मिलती है जिसमें हमारे सारे डिक्शनरीज के कीज प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है अपडेट मेथड। अपडेट मेथड से हम हमारे सारे डिक्शनरी के स्पेसिफिक की वैल्यू पेयर्स को अपडेट कर सकते हैं। और पॉप मेथड से हम एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं हमारी डिक्शनरी से। तो अब हमें पता है कि लिस्ट, सेट, टपल्स और डिक्शनरीज कैसे काम करता है पाइथन में। अब देखते हैं कि कैसे हम इन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हमारे कोड में यूज कर सकते हैं। तो पहला है हमारा इफ स्टेटमेंट। तो जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हमारे पास एक वेरिएबल है a जिसकी वैल्यू है 33 और है b जिसकी वैल्यू है 200। और यहाँ पे हम इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे एक कंडीशन चेक करने के लिए। जैसे कि इफ b ग्रेटर देन a, प्रिंट b इज ग्रेटर देन a। तो जैसे ही हमारा ये कंडीशन रीच होगा, इफ b ग्रेटर देन a, हम दोनों की वैल्यूज कंपेयर करेंगे और अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर प्रिंट हो जाएगा b इज ग्रेटर देन a। यहाँ पे b 200 है और a 33 है, सो ऑब्वियसली कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो हमारा आउटपुट होगा b इज ग्रेटर देन a। अब पाइथन में इंडेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे कि अगर हम सेम एग्जांपल ले, a equals to 33, b equals to 200, if b greater than a, print b is greater than a। बट यहाँ पे प्रिंट के आगे हमने इंडेंटेशन यूज नहीं किया है।
तो जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे हमें एक एरर मिलेगा, दैट इज इंडेंटेशन एरर, क्योंकि यहाँ पे इंडेंटेशन बहुत जरूरी है एक सही आउटपुट प्रिंट करने के लिए। तो अब आपको पता है कि इफ स्टेटमेंट हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे एलइफ कीवर्ड क्या होता है पाइथन में। तो अगर कोई भी एक प्रीवियस कंडीशन हमारा ट्रू नहीं हुआ तो हम नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे। तो ये नेक्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए हम यूज करेंगे द एलइफ। तो देखते हैं कि कैसे हम इसका यूज करते हैं। तो a equals to 33, b equals to 33, if b greater than a, print b is greater than a। तो जैसे ही हम इस कंडीशन में पहुंचेंगे कि b greater than a, ये हमें false रिटर्न करेगा क्योंकि यहाँ पे a और b की वैल्यू सेम है। तो हमें नेक्स्ट कंडीशन में जाने के लिए यूज करना होगा elif कीवर्ड। तो नेक्स्ट है elif a equal equal b, print a and b are equal। तो जैसे ही हमारा पहला कंडीशन फॉल्स हो गया हो, हम जंप करेंगे हमारे नेक्स्ट कंडीशन में। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे कि a और b की वैल्यू इक्वल है या नहीं। जैसे ही ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया हो, प्रिंट हो जाएगा a एंड b आर इक्वल। अब ये तो हो गया दो कंडीशंस के लिए। अगर हमारे पास दो से भी ज्यादा कंडीशंस हो चेक करने के लिए, तब हम क्या करेंगे? तब हम एल्स कीवर्ड यूज करेंगे। तो अगर कोई भी और कंडीशन हो जो हमारा इफ या एलिफ में ट्रू नहीं हुआ हो, तब हम यूज करेंगे हमारा एल्स कीवर्ड जो हमारे नेक्स्ट कंडीशंस चेक करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में a की वैल्यू 200 है और b की 33। तो यहाँ पे b ग्रेटर देन a भी फॉल्स है और a इक्वल इक्वल b भी फॉल्स है। तो हमारे पास है तीसरा कंडीशन। तो अगर दोनों कंडीशंस फॉल्स हुए तो तीसरा कंडीशन आ जाएगा एल्स प्रिंट a is greater than b। तो जब भी हमारे बाकी सारे कंडीशंस फॉल्स हो जाते हैं, हम else यूज करते हैं एक फाइनल कंडीशन चेक करने के लिए। हम elif कीवर्ड के अलावा भी सिर्फ else यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर कहीं भी if स्टेटमेंट हो तो उस कंडीशन के बाद एक दूसरा कंडीशन यूज करने के लिए हम else स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। जैसे कि a equals to 200, b equals to 33, if b greater than a, print b is greater than a। तो जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, हम नेक्स्ट कंडीशन स्टेटमेंट डाल देंगे एल्स प्रिंट b इज नॉट ग्रेटर देन a। तो जैसे ही हमारा पहला कंडीशन फॉल्स हुआ, हम प्रिंट करेंगे b इज नॉट ग्रेटर देन a। तो अब हम देखेंगे इन कंडीशंस के शॉर्ट हैंड्स। जैसे कि अगर हमारे पास एक स्टेटमेंट हो एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कैसे हम इन कंडीशंस को एक ही स्टेटमेंट में कवर कर सकते हैं। तो पहला है शॉर्ट हैंड ऑफ इफ। तो जैसे कि हम एक लाइन में इफ स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, इफ a ग्रेटर देन b कोलन प्रिंट a इज ग्रेटर देन b। तो ये है हमारा शॉर्ट हैंड। जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे, हमें सेम वैल्यू मिल जाएगी जैसे कि a इज ग्रेटर देन b। नेक्स्ट है इफ एल्स। तो इफ एल्स का शॉर्ट हैंड हम ऐसे लिखेंगे, प्रिंट a इफ a ग्रेटर देन b एल्स प्रिंट b। तो हम इसको दो स्टेटमेंट्स में डिवाइड कर देंगे। जैसे कि पहला पार्ट है पहला कंडीशन, जैसे कि प्रिंट a इफ a ग्रेटर देन b, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो प्रिंट होगा b। ऐसे ही हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी एक ही लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास तीन कंडीशंस हुई तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट a इफ a ग्रेटर देन b एल्स प्रिंट इक्वल इफ a इक्वल इक्वल b एल्स प्रिंट b। तो यहाँ पे हम तीनों कंडीशंस एक ही लाइन में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एंड कीवर्ड। ये एंड कीवर्ड एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो यूज करते हैं हम हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए। जैसे कि इफ a ग्रेटर देन b एंड c ग्रेटर देन a, प्रिंट बोथ कंडीशंस आर ट्रू। यहाँ पे हम दो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे कि a ग्रेटर देन b और c ग्रेटर देन a। एंड कीवर्ड से हम इन दोनों को एक साथ कंबाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा और कीवर्ड। और कीवर्ड एक लॉजिकल ऑपरेटर है जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। और कंडीशन से हम ये चेक करते हैं कि कोई भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा ट्रू है या नहीं। जैसे कि इफ a ग्रेटर देन b और a ग्रेटर देन c, प्रिंट एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। अगर इन दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो हमें हमारा वैल्यू मिल जाएगा। तो हमने बहुत बार लूप्स का यूज किया है। अब हम देखेंगे कि लूपिंग इन पाइथन एक्चुअली क्या होता है। तो पाइथन में हमारे पास दो प्रिमिटिव लूप कमांड्स है, एक है व्हाइल लूप और दूसरा है फॉर लूप।
व्हाइल लूप के हेल्प से हम एक स्टेटमेंट को तब तक एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब तक हमारा कंडीशन ट्रू हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, i equals to 1 while i less than 6 print I and i plus equals to 1। तो यहाँ पे हमारा i का इनिशियल वैल्यू है 1 और हमारा while कंडीशन है i less than 6। तो जब तक i की वैल्यू 6 से कम है हम तब तक i की वैल्यू प्रिंट करते रहेंगे और उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो पहला वैल्यू है 1 जिससे हमारा कंडीशन सेटिस्फाई होता है विच इज i लेस देन 6। तो पहला प्रिंट वैल्यू होगा 1। नेक्स्ट हम उसको इंक्रीमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम चेक करेंगे इफ 2 इज लेस देन 6, जो भी ट्रू है तो प्रिंट होगा 2। ऐसे हम 5 तक कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही 5 के बाद इंक्रीमेंट होके i की वैल्यू 6 हो जाएगी और ये वापस while लूप पे जाएगा, तब कंडीशन हो जाएगा while 6 लेस देन 6 और ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है। तो इसीलिए हमारा आउटपुट होगा 1 2 3 4 5। while लूप के अंदर हम ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, i equals to 1 while i less than 6 print I। if i equal 3 break i plus equal to 1। तो ब्रेक स्टेटमेंट से जैसे ही हमारी i की वैल्यू 3 हो जाती है हम लूप से बाहर निकल आते हैं। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे हमारा आउटपुट होगा 1 2 3, क्योंकि जैसे ही हमारा i का वैल्यू 3 हो जाएगा हम लूप से बाहर निकल आएंगे और ये सिर्फ 1 2 3 ही प्रिंट करेगा। लेकिन जब हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हम एक पर्टिकुलर आइटरेशन को सिर्फ स्टॉप करते हैं बट नेक्स्ट आइटरेशन से हम कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इफ i equal 3 कंटिन्यू प्रिंट i है। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे हमारा आउटपुट होगा 1 2 4 5 6, क्योंकि जहां पे हमारी i की वैल्यू 3 थी वहां पे हम लूप से एग्जिट हो गए थे और इस वजह से 3 हमारा प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें सिर्फ 5 वैल्यूज मिलेंगी, दैट इज 1 2 4 5 एंड 6। अब देखते हैं फॉर लूप्स कैसे यूज करते हैं हम पाइथन में। अब फॉर लूप यूज होता है एक सीक्वेंस को आइटरेट करने के लिए। फॉर लूप की हेल्प से हम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, fruits equal to apple, banana, cherry। for x in fruits print x। यहाँ पे हमने for loop यूज किया है और x की वैल्यूज प्रिंट की है और हमारी x की वैल्यू है एप्पल, बनाना और चेरी। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे हमें हमारा लिस्ट मिल जाएगा जिसके अंदर की वैल्यूज है एप्पल, बनाना और चेरी। इसमें हमें कोई इंडेक्सिंग करने की जरूरत नहीं होती है पहले। तो अब देखते हैं कि कैसे हम ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं फॉर लूप के अंदर। तो जैसे ही इस एग्जांपल में हमारे पास है fruits equal to apple, banana, cherry। for x in fruits print x। if x equal banana break। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे हमें आउटपुट मिलेगा एप्पल, बनाना, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा है if x equal banana break। तो जैसे ही हमारे x की वैल्यू मिल जाती है एज बनाना हम उस लूप से बाहर आ जाते हैं और इसी वजह से चेरी प्रिंट नहीं होता है यहाँ पे और हम उस लूप से बाहर आ जाते हैं, सिर्फ एप्पल और बनाना प्रिंट होता है। लेकिन अगर हमारा ब्रेक प्रिंट फंक्शन से पहले यूज हुआ तब सिर्फ आउटपुट में हमें एप्पल दिखेगा, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू बनाना हो जाएगी हम उसी टाइम लूप से एग्जिट कर जाएंगे, इसीलिए सिर्फ एप्पल ही आउटपुट में दिखेगा और बनाना और चेरी डिस्कार्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं पाइथन में। फॉर लूप की तरह यहाँ पे भी सेम होता है। जैसे ही हम कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज करते हैं वो पर्टिकुलर आइटरेशन स्किप हो जाता है और हम लूप से बाहर आ जाते हैं और फिर हम अपना आइटरेशन कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इफ x equal बनाना कंटिन्यू प्रिंट x। तो जैसे ही हम इस कोड को प्रिंट करेंगे हमें आउटपुट में सिर्फ एप्पल और चेरी मिलेगा, क्योंकि जैसे ही x की वैल्यू बनाना हो जाती है हम उस लूप से बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे रेंज फंक्शन। तो अगर हमें कोई स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स में लूप करना हो तो हम रेंज फंक्शन यूज करेंगे। जैसे कि अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर रेंज डिक्लेयर करना हो और सिर्फ उसी रेंज के अंदर एक लूप चाहिए तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया है फॉर x इन रेंज 6 प्रिंट x।
तो हमने यहाँ पे रेंज 6 यूज किया है, लेकिन यहाँ पे हमारी वैल्यूज 0 to 6 नहीं प्रिंट होंगी, बल्कि हमें सिर्फ 0 to 5 ही मिलेगा, क्योंकि जैसे ही हमारा रेंज 6 तक पहुंचता है हम उस लूप से बाहर आ जाते हैं। तो यहाँ पे 6 इंक्लूड नहीं होगा। अगर हमने एक ऐसा रेंज लिया जहाँ पे हमने मेंशन किया है 2 to 6, तो यहाँ पे 2 इंक्लूड होगा लेकिन 6 इंक्लूड नहीं होगा, तो हमारी वैल्यूज होंगी सिर्फ 2 to 5। तो अगर हम ये कोड रन करेंगे तो हमें वैल्यूज मिलेंगी सिर्फ 2, 3, 4 और 5, क्योंकि हमारा रेंज है 2 to 6, जहाँ पे 2 तो इंक्लूडेड है लेकिन 6 नहीं है। हम एक थर्ड पैरामीटर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम एक इंक्रीमेंट वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक रेंज सेट किया है 2 to 30 और एक थर्ड पैरामीटर पास किया है जिसका वैल्यू है 3। तो जैसे ही हम ये कोड रन करेंगे हमें हमारा आउटपुट मिलेगा रेंज 2 to 30 के बीच में, और हर वैल्यू 3 से इंक्रीमेंट होगी, जैसे कि 2, 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। नेक्स्ट हम देखेंगे एल्स इन फॉर लूप। अब ये एल्स कीवर्ड फॉर लूप में एक ब्लॉक ऑफ कोड को स्पेसिफाई करता है, जो हम एग्जीक्यूट करते हैं जब हमारा लूप फिनिश हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फॉर एक्स इन रेंज 6 प्रिंट एक्स एल्स प्रिंट फाइनली फिनिश्ड। तो जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे हम 0 to 5 में सारे नंबर्स को प्रिंट करेंगे, और जैसे ही हमारा लूप खत्म हो जाएगा हम एक मैसेज पे एंड में प्रिंट करेंगे। तो जैसे ही हम ये कोड रन करते हैं हमारा आउटपुट आएगा 0 to 5 और फाइनली एक और मैसेज भी प्रिंट होगा फाइनली फिनिश्ड। तो ये था हमारा एल्स इन फॉर लूप। नेक्स्ट हम देखेंगे नेस्टेड लूप्स। अब नेस्टेड लूप एक लूप के अंदर का लूप होता है, तो बेसिकली इसे हम इनर लूप भी कहते हैं। तो ये इनर लूप हर एक आउटर लूप के आइटरेशन के बाद एग्जीक्यूट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने 3 एडजेक्टिव्स लिए हैं, रेड, बिग एंड टेस्टी, और 3 फ्रूट्स के नाम भी लिए हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। अब फॉर एक्स इन एडजेक्टिव्स फॉर वाई इन फ्रूट्स प्रिंट एक्स एंड वाई। इसका मतलब है हर एक एडजेक्टिव के साथ हर एक फ्रूट प्रिंट होगा यहाँ पे। तो हमारा आउटपुट होगा रेड एप्पल, रेड बनाना, रेड चेरी, ऐसे ही बिग एप्पल, बिग बनाना, बिग चेरी। तो ये सारे एडजेक्टिव्स और फ्रूट्स एक साथ 1 by 1 प्रिंट होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है रिकर्शन। जब हम एक फंक्शन कॉल करते हैं तो वो फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है। ये एक मैथमेटिकल एंड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है जहाँ फंक्शन खुद को ही कॉल कर सकता है। तो इसकी हेल्प से हम डेटा के अंदर लूप कर सकते हैं जब तक हमें हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट ना मिल जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है जहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे रिकर्शन काम करता है पाइथन में। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि पाइथन बहुत ही इजी लैंग्वेज है सीखने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पाइथन फंक्शंस के बारे में। और पाइथन में फंक्शंस डिफाइन करना बहुत इजी होता है। तो फिर से हम कोड्स देखते हैं पाइथन फंक्शंस के लिए। तो पाइथन फंक्शन क्या है? फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि सिर्फ तभी रन करता है जब हम उसे पर्टिकुलरली कॉल करते हैं। तो इसके 2 पार्ट्स हैं, एक जो फंक्शन को कॉल करता है और एक फंक्शन जिसे हम कॉल करते हैं। तो इसमें हम अपना डेटा पास कर सकते हैं जिसे हम पैरामीटर्स ऑफ फंक्शंस भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हम एक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो हम पहले हमारे फंक्शन को डिफाइन करेंगे। डिफाइन माय फंक्शन प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन। तो ये हो गया हमारा क्रिएटिंग अ फंक्शन। हम प्रिंट के अंदर एक स्ट्रिंग डाल देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हम इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो हमने पहले डिफाइन कर दिया, डिफाइन माय फंक्शन प्रिंट हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, और फिर हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे। अब जैसे ही हम पहला वाला कोड रन करेंगे हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे हमारे फंक्शन को कॉल नहीं किया है। बट जैसे ही हम नेक्स्ट कोड रन करेंगे हमें आउटपुट में मिलेगा हेलो फ्रॉम अ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने फाइनली हमारे फंक्शन को कॉल किया है। तो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। हम फंक्शन के साथ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं और उस पैरामीटर्स में हम हमारा इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर फंक्शन नेम देना हो तो हम डिफाइन माय फंक्शन और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन नेम डिक्लेयर कर सकते हैं जो हमारा पैरामीटर हो जाएगा। अब फंक्शंस में एक डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू भी होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया है माय फंक्शन कंट्री इक्वल टू नॉर्वे और फिर प्रिंट किया है आई एम फ्रॉम प्लस द कंट्री नेम।
और नीचे हमने 3 और कंट्रीज के नाम डिफाइन किए हैं, जैसे कि स्वीडन, इंडिया और ब्राजील। बट यहाँ पे तीसरा फंक्शन ऐसा है जहाँ पे हमने कोई पैरामीटर पास नहीं किया है या फिर कोई वैल्यू नहीं पास की है फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा डिफॉल्ट वैल्यू जो कि नॉर्वे है वही प्रिंट होगा। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे तो हमारे पास आउटपुट ऐसा आएगा, आई एम फ्रॉम स्वीडन, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम नॉर्वे एंड आई एम फ्रॉम ब्राजील। तो तीसरे फंक्शन में जहां हमने कोई वैल्यू पास नहीं की थी, वहां पे हमारा डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा। हम रिटर्न वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिफाइन माई फंक्शन x रिटर्न 5 इंटू एक्स यूज किया है हमने। और यहाँ पे 3 प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे हमने वैल्यूज पास की है एज 3, 5 और 9। तो जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे, हमारे तीनों प्रिंट स्टेटमेंट्स 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे कि 5 इंटू 3, 5 इंटू 5 एंड 5 इंटू 9। तो हमारा आउटपुट वैल्यू आएगा 15, 25 एंड 45। तो अब हम देखेंगे एरेस क्या होते हैं। अब पाइथन में कोई स्पेशलाइज्ड सपोर्ट नहीं है एरेस के लिए, पर हम पाइथन लिस्ट्स को एरेस की तरह यूज कर सकते हैं। ये एक स्पेशल वेरिएबल है जिसमें हम एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने कार्स के अंदर फोर्ड, वॉल्वो, बीएमडब्ल्यू एक एरे की तरह पास किया है। जब भी हमें बहुत सारे वैल्यूज एक साथ पास करने हो, तब एरे ही सोल्यूशन है, क्योंकि एरे बहुत सारे वैल्यूज को होल्ड कर सकता है एक ही नाम के अंदर। और हम उन सारे वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं बस एक इंडेक्स नंबर को रेफर करके। तो देखते हैं कैसे हम एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। एरे में हम बस एक इंडेक्स नंबर यूज कर सकते हैं जब भी हमें कोई एलिमेंट फाइंड करना हो उस पर्टिकुलर एरे से। जैसे कि अगर हमने लिखा x इक्वल्स टू कार्स और स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो ये हमें इंडेक्स 0 की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। हम एरे का लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं लेन मेथड के हेल्प से, जैसे कि x इक्वल्स टू लेन कार्स प्रिंट x। यहाँ पे अगर हमारे पास 3 वैल्यूज है एरे के अंदर, तो हमारा आउटपुट भी होगा 3। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा एरे लेंथ है 3। हम फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं सारे एलिमेंट्स को लूप करने के लिए उस अरे के अंदर, जैसे कि फॉर x इन कार्स प्रिंट x। तो यहाँ पे हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं ताकि सारे एलिमेंट्स जो हमारे कार एरे के अंदर है वो प्रिंट हो जाए। एलिमेंट्स ऐड करना भी काफी इजी होता है एरे में। हम अपेंड मेथड यूज कर सकते हैं कोई भी एक नया एलिमेंट ऐड करने के लिए। जैसे कि अगर हमें हमारे कार एरे के अंदर कोई एक नया कार ऐड करना हो, तो हम cars डॉट अपेंड होंडा लिख सकते हैं, जिससे ये होंडा भी ऐड हो जाएगा एज एन एलिमेंट हमारे एरे के अंदर। तो अपेंड मेथड के हेल्प से हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे हम एरे से एलिमेंट्स रिमूव भी कर सकते हैं। हम पॉप मेथड का यूज कर सकते हैं एलिमेंट रिमूव करने के लिए। जैसे कि हमें कोई भी एक एलिमेंट जो इंडेक्स 1 पे हो वो रिमूव करना हुआ, तो हम लिखेंगे cars डॉट पॉप और उसका इंडेक्स वैल्यू दैट इज 1। तो हमारा सेकंड एलिमेंट रिमूव हो जाएगा एरे से। नेक्स्ट है रिमूव मेथड। इससे भी हम एक एलिमेंट रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्टली हमारे एलिमेंट का नाम लिख के उसको रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि cars डॉट रिमूव वॉल्वो। तो हमारे एरे एलिमेंट्स के अंदर से वॉल्वो डिलीट हो जाएगा। तो ये था कि कैसे हम एरेज यूज करते हैं हमारे कोड में। अब देखते हैं ऐसे कुछ बिल्ट इन मेथड्स जो हमारे एरेज में यूज होता है, जैसे कि क्लियर, कॉपी, काउंट, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स और सॉर्ट। सो क्लियर से हम सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर देते हैं हमारे एरे से, और कॉपी से हमें एरे का एक कॉपी मिल जाता है। काउंट हमें बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स की वैल्यू रिटर्न करता है, और इंसर्ट से हम न्यू एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। पॉप मेथड से हम एलिमेंट्स रिमूव कर सकते हैं कोई भी एक स्पेसिफिक पोजीशन से, और रिमूव से हम हमारा फर्स्ट आइटम रिमूव कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड वैल्यू के साथ। रिवर्स मेथड से हम हमारे एरे का ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं, और सॉर्ट मेथड से उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। अब ये तो आपको पता है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पाइथन में ऑलमोस्ट सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज और मेथड्स भी हैं। और पाइथन में क्लास एक ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर भी है। तो देखते हैं कि कैसे हम एक क्लास और ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं पाइथन में।
पहले हम देखेंगे कि कैसे एक क्लास को हम क्रिएट करते हैं। तो एक क्लास क्रिएट करने के लिए हम पहले एक कीवर्ड यूज करेंगे जो है क्लास। फॉर एग्जाम्पल क्लास माई क्लास x इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमने क्लास कीवर्ड के हेल्प से एक क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम है माई क्लास, और जिसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी डाली है जो है x, और उस x का वैल्यू है 5। तो यहाँ पे हमारा क्लास नेम हो गया माई क्लास, और उस माई क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है जो है x, और उस x की वैल्यू है 5। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं एक क्लास के अंदर। तो हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है माई क्लास। तो यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे p1 इक्वल्स टू माई क्लास, और प्रिंट करेंगे p1.x। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है p1, और उसका वैल्यू पास कर रहे हैं हम एज p1.x, जो कि हम प्रिंट कर रहे हैं। और हमारी x की वैल्यू है ऑलरेडी 5, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के सहारे x का वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो ये थे कुछ सिंपल एग्जांपल्स कि कैसे हम क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इनिट फंक्शन क्या है और एक्चुअली रियल लाइफ में हम क्लास और ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हैं। तो हम इनिट फंक्शन यूज करते हैं वैल्यू असाइन करने के लिए हमारे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज के लिए, या फिर कहीं भी अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत हुई तो हम कैसे इनिट फंक्शन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक क्लास क्रिएट किया है जिसका नाम है पर्सन, और फिर हमने इनिट फंक्शन यूज किया है वैल्यूज असाइन करने के लिए फॉर नेम एंड एज, और हमने सेल्फ भी यूज किया है रेफरेंस के लिए। तो सेल्फ डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट एज इक्वल्स टू एज। अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है p1, जहाँ पे हमने क्लास के अंदर जॉन और 36 वैल्यू इंसर्ट की है जो कि हमारा नेम और एज का वैल्यू है। तो जैसे ही हम p1.name और p1.age प्रिंट करेंगे, हमें आउटपुट में मिलेगा जॉन एंड 36, जो हमारे पर्सन का नेम और एज है। यहाँ पे हम हमारे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे हमें एज मॉडिफाई करना हुआ तो हम p1.age इक्वल्स टू 40 लिखेंगे, जिससे ये एज मॉडिफाई हो जाएगा। और अगर हमें ये प्रॉपर्टी डिलीट करनी हुई तो हम डिलीट कीवर्ड यूज करेंगे, जैसे कि डिलीट p1.age, जिससे ये एज प्रॉपर्टी ही डिलीट हो जाएगी। हम ऑब्जेक्ट्स को भी डिलीट कर सकते हैं डिलीट कीवर्ड के हेल्प से। तो ये था ऑब्जेक्ट और क्लासेस के बारे में। तो अब आपको पता चल गया होगा कि पाइथन कितना इजी है, और ये लैंग्वेज सीखने और समझने में बहुत ही आसान है। आई होप इस पाइथन ट्यूटोरियल से आपने पाइथन के बारे में बहुत कुछ सीखा और आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में समझ पाए हो। और अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर कोई क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।